नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं अपना चैनल आदि टॉक। तो दोस्तों, पिछले 2 क्लासेस में हमने इंडेक्स को रिवाइज़ किया और हमने बेसिक चीज़ें ये देखी। एक तो इसकी एप्लीकेबिलिटी देख ली पहले लेक्चर्स में, फिर उसके ऑब्जेक्टिव देखिए, फिर उसके एग्जम्पशन देखी, आउट ऑफ स्कोप ऑफ एसेट्स देख लिया कि कौन-कौन ऐसे इंडेक्स 116 में कौन-कौन से ऐसे एसेट्स लीज़ की एसेट जो है वो कवर नहीं है। फिर हमने इसके कुछ एग्जम्पशंस देखे, फिर इसके अकाउंटिंग स्टेटमेंट देख लिए। फिर इसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने देखा दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज़ इन अ कॉन्ट्रैक्ट कि कैसे हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, आज के चैनल में हम ये देख आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे दैट इज़ यहाँ पे मीनिंग ऑफ लीज़ कि लीज़ का मतलब क्या है। तो ये पॉइंट्स हम आज इसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सिंपली अगर मैं बताऊँ लीज़ का टर्म्स सिंपल है, ये टॉपिक काफ़ी ईज़ी है कि लीज़ का मतलब क्या है। तो लीज़ सिंपली है ये एक बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है बिटवीन द सप्लायर एंड कस्टमर के बीच में। क्योंकि सप्लायर जो है इसमें अपने राइट ऑफ कंट्रोल जो ये ट्रांसफ़र करता है, राइट ऑफ कंट्रोल राइट ऑफ यूज़ जो ये ट्रांसफ़र करता है किसको, लेस्सी को। तो ये इन दोनों के बीच की ये एग्रीमेंट है। तो लेकिन इसके इंड एस 116 जो है ये 9 इश्यूज़ बताता है ऐसे, जिससे कि हमें पता चले कि लीज़ का मतलब क्या है। तो पहला इश्यूज़ में ये देख लो कि आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि दैट इज़ यहाँ पे लीज़ कंपोनेंट कौन-कौन से हैं, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज़ कंपोनेंट। एंड द सेकंड इश्यू इज़ दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन लीज़ कंपोनेंट कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी लीज़ कॉन्ट्रैक्ट में नॉन लीज़ कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं, राइट। एंड थर्ड इश्यूज़ इज़ दैट इज़ यहाँ पे दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। फिर उसका फोर्थ इश्यूज़ है हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो अप्रोच। फिफ्थ इशू है दैट इज़ हमारा यहाँ पे इंसेप्शन डेट ऑफ लीज़। एंड द सिक्स्थ इशू है दैट इज़ हमारा यहाँ पे कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज़। एंड द सेवंथ इज़ लीज़ टर्म। एंड द एट इज़ रीअसेसमेंट ऑफ लीज़ पीरियड, ये लीज़ टर्म। एंड द नाइन्थ इज़ लीज़ पेमेंट। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो लीज़ का जो पेमेंट है, लीज़ पेमेंट जो नवा पॉइंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही है कि दैट इज़ हम 1 से लेकर के 9 इशू तक का 1 से लेकर 8 इशू तक के इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला मैं बताना चाहूँगा दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज़ कंपोनेंट। तो दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि लीज़ कंपोनेंट क्या होता है, दैट इज़ यहाँ पे किसी भी लीज़ में 2 पार्ट होता है। एक तो लीज़ कंपोनेंट होता है, एक नॉन लीज़ कंपोनेंट होता है। तो आज हम बात करेंगे लीज़ कंपोनेंट की बात। इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज़ यहाँ पे नॉन लीज़ कंपोनेंट। तो लीज़ कंपोनेंट सिंपली क्या है, अगर सपोज़ मैं एग्जांपल की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊँ, तो मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को अगर एसेट्स 3 ट्रांसफ़र करता है, मान लो बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया और फर्नीचर हो गया। तो ये तीनों सेपरेट एसेट्स हैं, तीनों की अपनी ओन बेनिफिट्स हैं, तीनों इंडिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट नहीं है। तो सिंपली क्या हो गया, हम पता कर सकते हैं कि इसमें लीज़ कंपोनेंट क्या है। लीज़ तीनों सिंपल ही है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो प्लांट एंड मशीनरी। तो ये हो गया हमारा लीज़ कंपोनेंट, राइट। नॉन लीज़ कंपोनेंट कौन सा होता है? तो दोस्तों, जब भी अगर लीज़ की अगर हम बात करें एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि लीज़ टर्म में एक तो लीज़ कंपोनेंट और प्लस नॉन लीज़ कंपोनेंट। तो नॉन लीज़ कंपोनेंट दैट इज़ कौन पे करेगा? तो नॉन लीज़ कंपोनेंट बेसिकली होता है कि सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊँ, तो अगर किसी भी शॉपिंग मॉल में सपोज़ मैं लेसर हूँ, मैंने शॉपिंग मॉल में एक शॉप लीज़ पे दे दी, तो मैं एक लमसम अमाउंट सपोज़ उससे 1 लाख रुपए ले लेता हूँ लेसी से, और मैं साथ के साथ कहता हूँ कि आपको 1 लाख के अलावा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, 1 लाख रुपए मुझे पे कर दो और इससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं दैट इज़ वो मैं बेयर कर लूँगा। लेकिन लीज़ कंपोनेंट क्या होता है? तो सॉरी, नॉन लीज़ कंपोनेंट क्या होता है? तो नॉन लीज़ कंपोनेंट सिंपली क्या होता है, मेंटेनेंस एंड एडमिन चार्जेस वगैरह होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो उसके एस्केलेटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो होती है, ताम-झाम जो लगाई रहती है, ठीक है? ये सारे के सारे नॉन लीज़ कंपोनेंट होते हैं जो कि मेंटेनेंस या एडमिन चार्जेस जैसा कि हम जानते हैं। तो ये सारा का सारा बियरेबल कौन है? ये लेसर करता है, ठीक है? तो ये लेसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें देखना है कि एग्रीमेंट में कि दैट इज़ यहाँ पे नॉन लीज़ कंपोनेंट दैट इज़ कौन बियर कर रहा है। अगर ये बियर अगर लेसर कर रहा है तो इसको हम यहाँ पे लीज़ टर्म में नहीं लेंगे, और अगर ये बियर अगर लेसी कर रहा है तो फिर इसको आपको लीज़ टर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं दैट इज़ यहाँ पे थर्ड इश्यूज़ आपका बात होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि सपोज़ अगर लेसर ने अगर कोई मल्टीपल एसेट्स दी हैं, तो आप ये पहले देखो इसको, इन तीनों का सेपरेट कर दो। सेपरेट होने अगर तीनों सेपरेट हैं, तो सेपरेट में ये देखो कि क्या इसको मैं एक कंबाइन कर सकता हूँ? मतलब अगर सपोज़ 2 ही पार्टी हैं, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि सपोज़ एसेट्स जो हैं आपस में क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ सबका ओन बेनिफिट है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर तीनों का अपना होना है। लेकिन आप ये देखो ना कि अगर एक साथ अगर लेते हो, तो कहीं न कहीं आपको कुछ पैसे कम देने पड़ जाएँगे। मैं लेसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो लेसर ये बोलते हैं कि भैया आप अगर तीनों एसेट साथ में लेते हो तो आपको कुछ प्राइस कम पड़ जाएगा, अदरवाइज़ इंडिविजुअली लेते हो तो फिर आपको यहाँ पे
ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो इसके भी 2 कंडीशन है, ये देख लो कि अगर एसेट्स के अपनी मतलब एक दूसरे की प्राइस को इन्फ्लुएंस करता हो, दूसरे एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो, तो इस केस में यहाँ पे इसे कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फिर उसके बाद पाँचवा इशूज़ अगर हम बात करें, दैट इज़ चौथा इशू सॉरी, पोर्टफोलियो अप्रोच। पोर्टफोलियो अप्रोच भी सेम है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, जो कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रैक्ट जो ये और ये जो पोर्टफोलियो अप्रोच है, ये बेसिकली अकाउंटिंग रिलीफ के लिए दी जाती है कि अगर आप मल्टीपल एसेट्स को लीज पे ले रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना करके आप सिंगल एक एंट्री कर लो, जिससे कि आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी दैट इज सिंपल ये है, पोर्टफोलियो अप्रोच में भी दैट इज सिंपल ये है कि सपोज अगर मल्टीपल एसेट्स को आप सिंगल एसेट्स के तौर पे ले करके आप इसको, तो ये हमने देख लिया दैट इज पोर्टफोलियो अप्रोच। फिर उसके बाद दैट इज छठा इशू आता है। छठा इशू की हम बात करें, दैट इज यहाँ पे इंसेप्शन डेट ऑफ लीज। इंसेप्शन डेट क्या होता है, बेसिकली ये होता है एक डेट ऑफ अग्रीमेंट होती है। तो इसमें भी 2 पार्ट आते हैं। एक तो ये देख लो कि रिटर्न में डेट ऑफ अग्रीमेंट कब हो रहा है, दूसरी चीज़ म्यूचुअली कब ये दोनों पार्टी आपस में एग्री हुए थे। इसमें विच एवर इज अर्लियर देख लो, तो वही आपका इंसेप्शन डेट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इशू आता है, दैट इज यहाँ पे वो आता है कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज। कमेंसमेंट डेट कहने का मतलब हो गया कि किस दिन आप लेसर जो है वो राइट ऑफ कंट्रोल जो ये ट्रांसफ़र करता है किसको, लेसी को। तो यही हो गया दैट इज़ हमारा कमेंसमेंट डेट, क्योंकि इसी दिन से ही अकाउंटिंग एंड डेट शुरू हो जाएंगी। ये हो गया दैट इज़ कमेंसमेंट। फिर उसके बाद आता है दैट इज़ लीज की टर्म्स को। लीज की टर्म को समझे तो दोस्तों हम बात कर रहे थे दैट इज यहाँ पे लीज टर्म्स की बात में। तो लीज टर्म में सिंपली ये होता है कि दैट इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये देख लो कि इसमें लॉक इन पीरियड दैट इज यहाँ पे नॉन कैंसलेबल पीरियड कौन सा, दैट इज जो फिक्स्ड है, जिसको अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी अगर तोड़ता है तो फिर उसको यहाँ पे हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, दैट इज फिक्स्ड पीरियड है। एग्जाम्पल के हद से अगर हम देखें, दैट इज सपोज अगर कोई लीज टर्म अगर 10 साल की है, तो ये दोनों में डिसाइड हो जाता है कि दैट इज 6 साल हमारा फिक्स्ड है और 4 साल वेरिएबल है। 4 साल वेरिएबल मतलब इट कैन बी एक्सटेंडेबल पीरियड, राइट। अगर लेसे अगर फ्यूचर में चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकता है या फिर आगे एक्सटेंड भी कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 6 साल का लॉक इन पीरियड है, 2 साल अगर एक्सटेंशन पीरियड है प्लस 2 साल टर्मिनेशन पीरियड है, तो 2 साल का टर्मिनेशन में दैट इज लेसी इसको कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है, और या फिर चाहे तो इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो लीज टर्म के टोटल अगर हम कंप्यूटेशन निकालें कि कैसे पीरियड निकाला जाए, तो पहले आप ये देख लो कि कौन सा लीज पीरियड है, जो कि कौन सा फिक्स्ड वाला पार्ट है कि इतने साल तक का लॉक इन पीरियड है। दूसरा नंबर ये देख लो कि दैट इज जो एक्सटेंडेबल जो पीरियड है वो सॉरी वो सर्टेन होनी चाहिए। अगर वो सर्टेन है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर वो भी काउंट किए जाएंगे। फिर अगर तीसरी चीज़ ये देख लो कि जो टर्मिनेशन वाला पॉइंट है वो भी क्या, टर्मिनेशन वाला जो पीरियड है वो भी क्या है, दैट इज सर्टेन है, तो उसको भी ऐड किया जाएगा। तो ये टोटल मिला के हमारा लीज टर्म बन जाएगा। फिर 8वां पॉइंट हमने देखा था रीअसेसमेंट ऑफ द लीज टर्म। रीअसेसमेंट का मतलब क्या होगा, दैट इज यहाँ पे इंड एस 116 लेसी को कहते हैं स्पेसिफिकली कि भैया आप यहाँ पे हर साल के एंड में दैट इज ये असेस करो कि क्या लीज आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब आगे लीज कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो इसके भी 4 फैक्टर हमें इंड एस 116 बताता है। पहला फैक्टर ये है कि पहले आप ये देख लो कि क्या लेसी ने लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो इसने लीज पे ली है प्रॉपर्टी, क्या उस पर ये मेजर इंप्रूवमेंट कर रहा है। अगर ये मेजर इंप्रूवमेंट कर रहा है तो ये एक आपको इंडिकेशन हिंट दे रहा है कि भैया आगे लीज कंटिन्यू ये करेगा। दूसरा फैक्टर ये होता है कि ये देखो कि एसेट्स जो इसने ली हुई है लीज पे, क्या इसमें ये मेजर मॉडिफिकेशन कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये भी एक हिंट है कि भैया ये आगे कंटिन्यू करेगा। तीसरी चीज़ ये देख लो कि क्या जिस एसेट्स के बिजनेस को जो लीज आगे कंटिन्यू कर रहा था उसने क्या कर लिया, पूरा बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। तो अगर इस एसेट से रिलेटेड अगर बिजनेस ही अगर वो टेक ओवर कर लेता है तो ये भी एक हिंट होता है कि भैया वो आगे लीज को कंटिन्यू करेगा। और लास्ट में चौथा पॉइंट क्या हो गया, दैट इज लेसी ने एसेट्स को ही सबलीज कर दिया है आगे। तो अगर लेसी अगर आगे सबलीज कर रहा है, इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि लीज को आगे ये कंटिन्यू करना चाहता है। तो ये ऐसे 4 फैक्टर है जिसके बेसिस पे लेसी जो है ये खुद भी रीअसेस करेगा और ये लेसर को भी हेल्प करता है कि कैसे लेसी आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो ये टोटल कितने 8 पॉइंट हो गए। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो लीज की जो पेमेंट है ये हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज हमने इतना ही देखा, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, आपने इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक या डिसलाइक जो भी हो, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।